हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 का पॉलिटी का चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों विविधता और भेदभाव, इसका मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो हमने 2 पार्टों में देखा कि विविधता का जन्म कैसे होता है और किन किन लोगों से विविधता अभी तक के जो जो भी अब हमने देखा इस चैप्टर में, उसमें किन लोगों के से ज़्यादा विविधता की जाती है, किन से ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। हमने इसमें एक निम्न वर्ग के लोग जिससे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है उनके बारे में पढ़ा दोस्तों। और यहाँ तक कि हमने जो है महान नेता भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा कि उनको भी कैसे इस भेदभाव का सामना करना पड़ा था दोस्तों। लेकिन अभी तक तो हमने इस समस्या को देखा कि भेदभाव एक कैसे समाज में एक कुरीति की तरफ फैल रही थी। लेकिन इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत सारे जो है संघर्ष किए गए हमारे जो है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर का भी नाम आता है। तो इस संघर्ष के लिए, समानता के लिए एक संघर्ष किया गया दोस्तों इस विविधता के विरोध में। तो इस संघर्ष को हम देखेंगे इसके आज पार्ट थर्ड में, है ना। और ये इसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट थर्ड है दोस्तों आज। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है समानता के लिए संघर्ष, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जैसे हमने संघर्ष किया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए भी एक संघर्ष जो है शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह या लड़ाई लड़ी, है ना। तो अभी तक जो हमने जो है ब्रिटिश से जो है आज़ाद होने के लिए जो संघर्ष हमने किया उसमें एक समानता का संघर्ष भी शामिल था, जो कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ होता था, है ना। जैसा कि पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपको उठना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है, और अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे, है ना। तो उसी में से एक था कि उन्हें जो है दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उसमें संघर्ष करने के बाद जो मंदिर में जो है प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है ना। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी ये शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सभी के पास ये अधिकार होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबका एक समान अधिकार है ना। किसानों और दलितों ने अपने जो है आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। तो जो किसान होते थे या जो जमींदार होते थे दोस्तों, वो दलित लोगों को ब्याज तो दे देते थे उनके जो है फसल उगाने के लिए, लेकिन उसको ऊंची दर पर जो है ब्याज उसका जो है ऋण देते थे, लेकिन उसका जो ब्याज था वो बहुत ऊंचा कर देते थे, जिससे कि इनकी जो है ऋण टूट जाती थी। ये जितना उत्पादन नहीं कर पाते थे उससे ज़्यादा उनको देना पड़ जाता था दोस्तों। तो इसके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त जो है कुरीतियों की असमानताओं पर जो है विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोगों को भी यह बात पहले से पता थी कि हमारे समाज में जो है भेदभाव किस तरीके से किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष करी है ना। कई नेता इन लड़ाइयों में शामिल थे। उनमें से सबसे प्रमुख अगर हम बोले तो BR अम्बेडकर, जिनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, वो थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर जो है मान दिया जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाता है और जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर का जो है प्राप्त है। उसको प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है ना। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाने लगा, है ना। आर्टिकल 17 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके तहत अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन कर दिया गया है। तो जब हमारा संविधान जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और जब संविधान बनने लगा तो जो लोग थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि जो दबले कुचले लोग हैं अगर उनके उत्थान के लिए हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये इतने नीचे है तो उसका जो है कारण है जो ऊपर जो है स्तर पे जो लोग हैं वही है ना। तो अगर इन्हें हम कुछ छूट नहीं देंगे तो ये फिर वैसे ही रह जाएंगे, इनका जो है स्तर नीचे ही रह जाएगा, ये कभी ऊपर नहीं आएंगे। इसके लिए भी इनके जो है संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए और ये अस्पृश्यता का जो है एक कानून बनाया गया कि अगर आप किसी के साथ ऐसी व्यवहार करते हैं, अस्पृश्यता ऐसा छुआछूत कुछ करते हैं, तो आपको जो है उसके लिए दंडनीय जो है आपको दंड दिया जाएगा, है ना। तो उस एक तरह से कानून बना दिया गया, उसके तहत जो है अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया, है ना।
तो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए। आगे देखते हैं दोस्तों, जो है स्पष्टता का उन्मूलन किया गया और इसे एक कानूनी रूप से है जो है दिया गया और इसे ख़त्म कर दिया गया है ना। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्य धारा से जो अलग थलग जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उसको इस समानता के विशेष अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए जाए। तो मैंने जैसे कि अभी बोला कि कुछ ऐसे तबके के लोग थे जिनका असर बहुत ही निम्न था, बहुत ही नीचे थे, वो उनका उत्थान बहुत ही ज़रूरी था एक समाज में समान लेवल पर लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी था कि संविधान में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, क्योंकि अगर सबको समान अधिकार देंगे तो जो नीचे था वो तो नीचे ही रह जाएगा ना, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष किया जाएगा तभी तो वो जो पहले से ऊपर है उसके समान में आ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और बहुत सारे ऐसे चीज़ें की गई, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है ये संघर्ष कर रही हैं ना। संविधान के जो लेखक थे उन्होंने भी ये महसूस किया कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है ना। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी भाषा बोलने के लिए, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को जो है खुले रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ये आज़ादी उनके पास होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो कुछ बोलना चाहता है उसको बोलने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति को समान रूप से ये अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू है तो बस हिंदू धर्म में जो त्यौहारें होती है उसी को जो है अनिवार्य रूप से नहीं लागू करना चाहिए, है ना। बहुत सारे विभिन्नता वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म के जाति के लोग रहते हैं, तो उनके सबके अनुसार से किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, सबको बराबर से मान्यता दी जानी चाहिए। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करेगा, उसके ऊपर कोई जो है प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है ना। वो सबके धर्म को जो समान रूप से देखता है, वो किसी धर्म का जो है पक्ष नहीं लेता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है ना। भारत का कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति जिसका अलग अलग धर्म है, अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने के लिए जो है उसको आज़ादी दी गई है। उसको कोई भी किसी प्रकार से जो है नहीं रोकेगा। वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, जो है अपने धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप हिंदू यहाँ पर हैं तो बस हिंदू धर्म का ही जो भी है वही होगा, है ना। जितने भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं उन सभी को अपने रूप, अपने जो है धर्म को जो है मानने और उनको आचरण सब करने का जो है छूट दिया गया है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, हमारे जो है इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के धर्म की जो है इज्जत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो भारत एकता में भी एक जो है, भारत इतनी विविधता वाला देश है, उसके बावजूद भी भारत में एकता है। इसका अगर महत्वपूर्ण कारण बोले दोस्तों, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि यहाँ के सभी लोग इतने खुशहाल हैं, बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पे जो भी धर्म जाति वाले लोग रहते हैं सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी दी गई है। किसी भी व्यक्ति पे उनके जो है जबरन किसी धर्म को नहीं थोपा गया है। इसीलिए लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लोगों की इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं की इज्जत करते हैं ना, कद्र करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है एक साथ रहते हैं और इतना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी सारी विभिन्नता है हमारे भारत में, फिर भी जो है आप देखेंगे कि हमेशा हमारा भारत खुशहाली रहता है ना। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यहाँ पे आप एक चित्र दी गई है दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। भारत का संविधान लिखने वाली समिति, अब इसमें कितने जो है लोग थे और किसके द्वारा जो है संविधान पहली बार पेश किया गया था, उस समिति का नाम बताइए दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं इसको। हालांकि दोस्तों अभी तो हमारे समाज में हर किसी को अपने धर्म मानने की आज़ादी है। हर किसी के साथ जो है ये बोला गया है कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन ये लागू तो कर दिया गया है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से बोले तो ये सफल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसके शिकार होते हैं भेदभाव के, है ना। चाहे वो फिर आप वित्तीय रूप से बोले या फिर समाज में आपका क्या जो है स्टेटस है उसके रूप में बोले, तो विभिन्नता तो जो है अभी भी मौजूद है।
है भेदभाव तो अभी भी की जाती है ना। अभी आप अगर गाँव में देखें तो गाँव में ज़्यादा ये सब विद्यमान मिलेगी आपको। जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है दोस्तों, वहाँ पे ज़्यादा आपको विविधता जो है आपको वहाँ पे अंतर दिखने को मिलेगा। एक उच्च जाति और नीच जाति का जो भेदभाव है, उनके बीच का जो अंतर है, ये आपको गाँव में अधिकतर देखने को मिलता है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी हमारे समाज में जो है मौजूद है ना। तो ये कहने वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं कि असमानता अभी भी मौजूद है। हालांकि पहले जैसी नहीं है, इतने जो है बिल्कुल जकड़ी हुई नहीं है, लेकिन हाँ असमानता अभी भी बहुत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ में देखें, आप शिक्षा संस्थानों में जाइए, वहाँ पर भी जो लोग जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि आरक्षण दी गई है, लेकिन अगर बोले तो पूर्ण रूप से उनके तक नहीं पहुंच पाती है ना। अच्छी तरीके से योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं दोस्तों, सरकार द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उसको क्रियान्वित कैसे करना है, उसमें जो लोग आते हैं वो इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि वो बस अपने पॉकेट भरने से उनको मतलब होता है, और जिनके लिए जो है योजना आई है वो उनको फ़ायदा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक आंकड़ा बना के दे देंगे दोस्तों कि इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है ना। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना जो है करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम जरूरी हैं। तो सरकार तो कदम उठा ही रही है दोस्तों, लेकिन जो सरकार के नीचे के जो लोग हैं, जिनको ये सोचना चाहिए कि हम अगर इस फील्ड में आए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं दोस्तों, और फिर अपना जो है अपना अपना दिखता है बस उनको, है ना। तो आज का ये चैप्टर था हमारा और ये समाप्त होता है। फिर हम जो है अगला चैप्टर लाएंगे। इससे पहले यहाँ पे प्रस्तावना दिया गया है हमारे संविधान का। अगर हम बोले तो जो एक हड्डी बोल सकते हैं इसको, प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर प्रस्तावना आपको समझ में आती है तो आप समझिए कि आधा आपको कुछ ना कुछ ऐसे मतलब समझ में तो आ ही जाएगा, फिर तो आपको उतनी जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप पहले एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना किसके द्वारा जो है पहली बार तैयार किया गया था और किन्होंने जो है कब इसको जो है प्रस्तुत किया है ना। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। पहले हम इस प्रस्तावना को पढ़कर आपको सुनाते हैं दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुत्व जो है बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्ममार्पित किया जाता है। तो ये संविधान, ये जो हमारा प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है गणराज्य बनाने के लिए। तो इस जो है प्रस्तावना का जो है एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मेंस में इससे क्वेश्चन आता है। तो आप इस प्रस्तावना को पढ़िए, समझिए इसमें क्या कह रहा है। अगर आप 10 बार भी पढ़ेंगे फिर भी आपके लिए कम ही होगा। अगले 11वें बार में आपके लिए कुछ नया इसमें मिलेगा दोस्तों, है ना। और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, आप इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की जा रही है ना। नीचे में दिया गया है कि संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर की जो है समानता की बात की जा रही है। कि इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके लिंग, जन्म स्थान आदि किसी भी प्रकार का, आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, उसके रंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को समान जो है, अगर सबके लिए कानून है तो समान है, और नहीं तो फिर किसी के लिए भी नहीं, है ना। समान कानून है सबके लिए, किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं। यहाँ पे हाँ कुछ दबले कुचले जो लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनको बस इसलिए किया गया है ताकि वो जो ज़्यादा ऊपर जो आ चुके हैं उनके लेवल में आ सके, है ना, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको खींचूंगी तो, है ना।
तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़िए और फिर इसका क्वेश्चन आप घर पे करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।